रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा। हो गया हो गया। सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, और वो भी कहाँ पे आपका 50 डिग्री अक्षांश से लगभग 70 डिग्री अक्षांश के बीच में। ठीक है, इस जगह ही पाए जाते हैं, सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में 50 से 70 के बीच में। इन्हें टैगा भी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना इस वर्ड को, इन्हें टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। अगर आप हिमालय पे जाओगे, जैसे हिमालय तो इस अक्षांश पे नहीं है, हिमालय किस अक्षांश पे है, लगभग 30 से 33 अक्षांश पे है। ठीक है, 30 अक्षांश पे है कम से कम। तो हिमालय पे जब आप इस तरह की जलवायु, जैसा टैगा में जो जलवायु बनती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो जब हिमालय पे या कहीं और इसी तरह किसी और ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे इस तरह की जलवायु, ऐसा मौसम बनेगा, ठंडा और बारिश कम इस तरह से बनता है, तो वहां भी आपको ये टैगा वन दिखाई देंगे। तो आपको इधर भी हिमालय के ऊपर भी ज्यादा ऊंचाई पे टैगा दिखाई देगा, शंकुधारी वन दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, इन्हीं वृक्षों को हिमालय, सलीमा जो ऊपर कहानी हमने पढ़ी थी उसने कहा देखा था, हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये सीधे लंबे लंबे पेड़ होते हैं। ठीक है, ये लंबे नरम नरम काष्ठ वाले, काष्ठ मतलब लकड़ी, ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। ठीक है, इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग क्या करने के लिए, लुगदी बनाने का काम किया जाता है। ठीक है, पेपर के लिए बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए काम किया जाता है, कागज, लुगदी, इन सब चीजों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो सामान्य और अखबारी कागज बनाते हैं, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। ठीक है, इन पेड़ों का उपयोग सामान्य और अखबारी कागज बनाने में यूज किया जाता है। इनका उपयोग और क्या करते हैं, माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। इंपॉर्टेंट पेड़ कौन कौन से हैं, चीड़, देवदार मुख्य पेड़ हैं। ठीक है, और यहाँ मैंने कहा था कि आपको जानवरों के नाम सभी याद नहीं करने। अगर कोई जैसे यहाँ आ गया ध्रुवीय भालू, ठीक है, तो ये ध्रुवीय भालू ध्रुव पे मिलेगा सिर्फ। ठीक है ना, तो ये इसी इन्वायरमेंट, सारे सारे लोमड़ी, चीता, शेर सब याद नहीं करना आपको। जो कोई इम्पोर्टेंट, जैसे कि आप पूछ लिया कि स्नो लेपर्ड कहाँ मिलता है। ठीक है, बर्फ तो में। हाँ, तो बर्फ में, मतलब कि बर्फ में नहीं, उसका डायरेक्ट लोकेशन पूछेंगे ना, हाँ। तो वो कुछ याद करने, खाली सारे याद नहीं करने जानवर। हाँ, पेड़ों के नाम याद करने पड़ेंगे आपको, चीड़, देवदार, नीम कहाँ था, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार में, उष्ण कटिबंधीय में था। तो इसके बाद हमारा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार में कौन सा था, महोगनी था। ठीक है, उस तरह से पेड़ों के नाम याद करने कई बार पूछ लिए जाते हैं सब। ठीक है, रूसी भाषा में टैगा का अर्थ क्या है, शुद्ध या अनछुआ, जिसको बिल्कुल ऐसा लोकेशन जो अनछुआ है। ठीक है, देखिए पेड़ों के जो पेड़ जो होते हैं इस तरह से होते हैं, शंकु जैसे बनते हैं। देख रहे हो, शंकुधारी वन, ये वन है। ठीक है, ये शंकुधारी वन है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन लोकेशन दिखाऊं तो मैंने एक आप लोगों को पहले भी शेयर किया था शायद। ये रहा, टैगा किधर गया, टैगा नहीं, ये रहा, देखिए ये टैगा है। ठीक है, ये लोकेशन आप देख रहे हो ना, इस जगह पे होते हैं, हाँ लगभग हाँ। 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में लोकेशन है। ठीक है, ये जितना ग्रीन है ना इस कलर में, ये टैगा लोकेशन है। यहाँ पे आपका शंकुधारी वन पाए जाते हैं, और ये सदाबहार होते हैं। ठीक है, सदाबहार वन होते हैं। इनकी इनकी पत्तियां, इनका जो शेप होता है वो शंकुधारी क्यों होता है, इनका शेप शंकुधारी इसलिए होता है ताकि इस पे जो बर्फ पड़ती है ना, उससे इनका, अगर ये पत्तियां इस शेप पे नहीं होंगी तो बर्फ पड़ेगी तो इसका वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो खाली बर्फ नीचे गिर जाए, जो भी बर्फ पड़े वो नीचे गिर जाए। ठीक है, तो इसीलिए इनका शेप इस तरह से होता है। ठीक है, ठीक है ना, इसलिए इनको शंकुधारी। और इसका पेड़ का जो लकड़ी होती है किस लिए उपयोग करते हैं, लकड़ी नरम होती है, नरम कास्ट होता है। इसका उपयोग किस लिए करते हैं, कागज के लिए, कागज बनाने के लिए, या माचिस की इंडस्ट्री में, माचिस के खोखे या तीली बनाने के लिए, या फिर पैकिंग इंडस्ट्री में, पैकिंग के लिए जो बक्से बनते हैं उसके लिए। ठीक है,
इन तीनों चीज के लिए उपयोग करते हैं, बस ये इंपॉर्टेंट था इसमें। उसके बाद है घास स्थल, और ये उस ऊपर वाला जो टैगा था सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। नीचे नहीं होता लोकेशन, क्योंकि नीचे वहां पे उस जगह पे उस लोकेशन में क्या है, जमीन नहीं है। इस लोकेशन में वो जलवायु नहीं बन पाती। देखिए इस लोकेशन में अगर देखो तो ये जगह है नीचे, बिल्कुल जो हमें साउथ अमेरिका का पूंछ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये जलवायु बन नहीं पाती, ठंडा इतना ज्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे समुद्री जलवायु होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समुद्री जलवायु होती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं घास स्थल। घास स्थल क्या होता है, ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे बारिश जो होती है बहुत कम होती है, ठीक है। ऐसी लोकेशन जहाँ पे बारिश कम होती है। दो दो तरह के घास स्थल होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल होते हैं, और एक उष्णकटिबंधीय से ऊपर शीतोष्ण घास स्थल होते हैं, ठीक है। दो तरह के मेन घास स्थल हैं, बाकी जो है कटीली झाड़ियां जो रेगिस्तान में पाई जाती हैं, ठीक है। तो घास स्थल क्या होते हैं, अगर हम पढ़े उष्णकटिबंधीय पहला घास स्थल, तो ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं, किसी भी तरफ, मतलब भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हुए हैं, ठीक है। मेनली क्या है, जैसे आपका अगर जहाँ आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है ना, क्या कहते हैं इसमें, ये भूमध्य रेखा है मान लीजिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पाए जाएंगे लगभग। इसके ऊपर घास स्थल होते हैं, लगभग इसके ऊपर घास स्थल होंगे, फिर इसके ऊपर फिर आगे रेगिस्तान होगा। तो ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाए जाते हैं घास स्थल, ठीक है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले होते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है, ठीक है। निम्न से मध्य वर्षा कैसी होगी, निम्न से मध्य। यहाँ घास काफी ऊंची होती है, 3 से 4 मीटर तक ऊंची होती है, कभी कभी इसकी ऊंचाई 10 मीटर तक भी हो जाती है। कुछ घास के एग्जाम्पल हम बाद में पढ़ेंगे जिनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, जैसे एलिफेंटा ग्रास हो गया। फिर उसका एग्जाम्पल देख रखा है इसमें, अफ्रीका का सवाना, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ जानवर पाए जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट जानवर नहीं है, ठीक है। हाँ, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल कहाँ है, अफ्रीका का सवाना, ठीक है ना। अभी क्योंकि 7th क्लास है इसमें, इसलिए इतना ज्यादा मैप में नहीं दिया गया है डायरेक्शन, लेकिन जब आप इसी को आगे क्लास में पढ़ोगे तो आपको पूरा डिटेल में दिया जाएगा, क्योंकि हमें क्लास बाय क्लास खत्म करना है, इसलिए उतना डिटेल में नहीं कर रहे हैं। फिर है शीतोष्ण घास स्थल, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मध्य अक्षांश में पाए जाते हैं, ठीक है। मध्य अक्षांश में, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भाग, महाद्वीपों के भीतरी भाग में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी होती है और पौष्टिक होती है। जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल थे ना, उसकी घास पौष्टिक नहीं होती बस, ठीक है। एक यही डिफरेंस है मेन, कि वहाँ की घास पौष्टिक नहीं होती, यहाँ की घास पौष्टिक होती है। इसलिए इन तरह घास इन घास स्थल में ज्यादातर वो क्या करते हैं, पशुपालन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। पशुपालन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनको पशुओं के लिए चारा आराम से मिल जाता है। चारागाह बड़े बड़े होते हैं, चारागाह जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप, सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कटीली झाड़ियाँ, ठीक है, ये भी घास स्थल का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये ज्यादातर शुष्क रेगिस्तान प्रदेशों में पाई जाती है, और उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मैंने बताया था कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, अगर तो इसके बीच का क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय। और इस क्षेत्र में कोई भी देश, रेगिस्तान कहाँ होगा, ये देश है कोई, ये कोई देश है, तो रेगिस्तान कहाँ होगा, उसके इस तरफ होगा, पश्चिम साइड में होगा, ठीक है। उसके पश्चिम में होगा रेगिस्तान, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पश्चिम में होगा। जैसे हम भारत का मैप देखते हैं, भारत में कहाँ पे है रेगिस्तान, ये देखिए, रेगिस्तान किधर है, पश्चिम साइड में हमारे, ठीक है ना। पश्चिम साइड हाँ। में रेगिस्तान है, वैसे ही जो भी उष्णकटिबंधीय है जो उसके लगभग पश्चिम साइड में ही रेगिस्तान होगा, ठीक है। इसके कारण हम पढ़ेंगे बाद में कि क्यों पश्चिम साइड में होता है। तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है,
यहाँ वनस्पतियां बहुत कम होती हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है और बारिश बहुत कम होती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान को आप चिन्हित करो, और भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम क्या है, नाम बताना है। इसका नाम है थार। थार रेगिस्तान जो है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। और इसके यहाँ के जानवर कौन से हैं रेगिस्तान में, कुछ जानवर, एक जानवर का नाम आप सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ऊंट होता है। वो आपको पता ही है, रेगिस्तान में ऊंट पाए जाते हैं, इतना कोई सोचने वाला नहीं है। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे, ठीक है, अभी इसने कहा था उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात की थी, अगर आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकन और छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वाले नोट कर लो कि जब आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत ठंडे स्थलों पर जाएंगे, जैसे मैंने जो बताया था, क्या कहते हैं, बंद हो जा रहा है क्या, इसके भी ऊपर जाएंगे, टैगा है ना, टैगा के ऊपर भी अगर चले जाएंगे तो ठंड और ज्यादा है, बर्फ बहुत ज्यादा पड़ेगी, ठीक है। ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे वनस्पतियां नहीं उगती क्योंकि बारिश बहुत कम होती है और ठंड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जो जमीन होती है वो बर्फ से जमी रहती है कई साल, कई कई बहुत समय तक, साल नहीं, बहुत समय तक जमी रहेगी। और जब वो थोड़ा सा गर्मी पड़ती है, लगभग हल्की सी गर्मी कभी कभार पड़ती है, तो ये बर्फ पिघलती है, और वही समय मिलता है पौधों को वहां उगने का। तो बड़े पौधे उग नहीं पाते, ठीक है, वहां बड़े पौधे नहीं उग पाते, वहां एकदम छोटी काई जैसे पौधे उगते हैं। उनको क्या कहते हैं, काई, लाइकन और छोटी झाड़ियां। तो इम्पोर्टेंट क्या है, लाइकन और काई है। ये इन इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, टुंड्रा कहा जाता है, टुंड्रा, टुंड्रा प्रकार की। और ये जो उगते हैं ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के, मतलब बहुत छोटा सा गर्मी का समय आता है, बहुत कम समय में जो गर्मी का समय बहुत छोटा होता है उसी में उगते हैं, खाली जब जैसी थोड़ी सी बर्फ पिघली और वो उग जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बहुत कम समय के लिए होता है ये वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं, यूरोप, एशिया, उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में, ठीक है। यूरोप, एशिया, उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में आप देखोगे तो ये तीनों के तीनों उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, ये तीनों भी उत्तरी गोलार्ध में है। और यहाँ के जानवरों का शरीर मोटा होता है और मोटी चमड़ी होती है, क्यों, ठंड से बचाने के लिए उनको, ठीक है, ताकि जो अंदर ऊष्मा रहे, चमड़ी के अंदर ऊष्मा रहे, वो काफी स्टोर हो जाए, ठीक है, ऊर्जा को स्टोर करने के लिए अंदर, ताकि उनको ठंड ना लगे। तो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ के कुछ जानवर हैं आपको, जैसे कि सील, वारलस, ये छोड़ दीजिए, कबूतरी, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी, ठीक है, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी, बस यही दोनों तीनों हैं, ठीक है। पेड़ पौधे इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन से दो, काई और लाइकेन, ठीक है, काई और लाइकन। लाइकन क्या होता है, लाइकन जैसे आप कोई चट्टान पे देखते हो ना, हरा हरा सा जम जाता है, हरा हरा सा जैसे जमा होता है थोड़ा सा, या छत पे बहुत टाइम के बाद अगर छोड़ दिया है, काय 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 काई की तरह ही होता है लाइकन भी, काई जैसा ही कुछ लाइकन है, ठीक है। सलीमा के पिता ने कुछ वन के चित्र दिखाए थे उसको, कुछ चित्रों में सलीमा ने देखकर कहा था कि लोगों को वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि और आवास के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी, अगर वनों को साफ कर दिया जाएगा तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे, इंपॉर्टेंट चीजें कहाँ जाएंगे, क्या वे पुनः वैसे ही बस बस पाएंगे, नहीं बस पाएंगे। अगर मान लीजिए शेर है तो शेर थोड़ी ना गलियों में घूमेगा, अगर वहां वो बना देंगे, घर बना देंगे। तो अगर लोग इसी तरह पेड़ को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे, हो सकता है कि ना मिले, अगर बहुत ज्यादा जंगल काटने पड़े तो क्या आप सलीमा सहमत है, बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए इस बात को, ठीक है। वनस्पति का क्वेश्चन है, वनस्पति का विकास किन दो कारकों पर अधिकतर निर्भर करता है, कौन से दो कारक थे, ताप और मिट्टी। और अच्छा, नमी, ठीक है ना, ताप और नमी, ऊपर पढ़े थे हमने। प्राकृतिक वनस्पतियों की तीन मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं, तीन मुख्य श्रेणियां कौन सी थी प्राकृतिक वनस्पतियों की, अरे ये भी तो बताइए। पहला था वन, झाड़ियां, और एक और था कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा, ऊपर ही है, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के दो दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताओ, सदाबहार वन के दो पेड़ के नाम बताओ।
अभी एक पेड़ का नाम तो मैंने भी रिपीट किया था, महोगनी, ठीक है। और एक है कुछ रॉडे और ड्रोन है करके कुछ, ठीक है ना, ऊपर ही दोनों के नाम लिखे हुए हैं। विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? ये मैप में बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी पढ़ने की इतना जरूरत नहीं है। सिट्रस के फल, ये मैंने कल कई बार रिपीट किया था, किस प्रकार हाँ की हाँ। जलवायु में उगते हैं? किस प्रकार की जलवायु में उगते हैं सिट्रस के फल? ठंडे प्रदेश। भूमध्य सागरीय जलवायु, ठीक है। शंकुधारी वन के 4 उपयोग बताओ। कागज, कागज के लिए, माचिस के लिए, और पैकिंग के पैकिंग करते हैं उसके लिए, और फिर ईंधन के लिए, जिसके ठीक है। विश्व के किन म्यूट भागों कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं। घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 2 तरह के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय एक होता है और एक शीतोष्ण घास स्थल होता है, ठीक है। तो मौसमी घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ये ऊपर आया नहीं ना, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन डाल दिया, ऊपर तो आया नहीं था इस जगह का, ये बात के थोड़ा डीपली है, ये बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद है काई और लाइकन कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा वनस्पति में। कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? कांटेदार झाड़ियाँ रेगिस्तान। उष्ण कटिबंधीय, रेगिस्तान है, रेगिस्तान। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ऊंट। रेगिस्तान में होता है ये तो। अब बंदर बोल सकते हो, बंदर इजी है, बंदर, बंदर है ना, वो जो पेड़ों के ऊपर ही, सिर्फ ऊपर ही ऊपर रहते हैं, नॉर्मल है, मतलब कि इसको जिराफ नहीं चल पाएगा ना उसमें। जिराफ जो है, आपको लॉजिक क्या है इसमें कि अगर जंगल उष्ण का सदाबहार वन क्या होगा, पेड़ बिल्कुल पास पास होते हैं, बहुत घने होते हैं, और इसमें जिराफ के लिए उतनी जगह नहीं मिलेगी कि चल के ऊपर पेड़ खा पाए। जिराफ हमेशा, जिराफ आपको ज्यादातर मिलेंगे आपको घास स्थल, सॉरी पर्णपाती, और जो जिसमें पेड़ दूर दूर होते हैं थोड़े से, ठीक है, या तो घास स्थल जैसे उसमें मिलेंगे, या फिर जिसमें पेड़ थोड़े दूर दूर हों, तो इसमें तो नहीं मिलेंगे जो एकदम घने जंगल है। ऊंट तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा सा हल्का सा लॉजिकल है बस खाली। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति का नाम बताइए। चीड़। चीड़। चिड़। पेड़ दूसरा कौन सा था? पहला जो चीड़ है, एक और था, रोजगुंड, नहीं नहीं, रोजगुंड क्या? फर्स्ट वाला। देवदार। चीड़, देवदार आदि। देवदार, ठीक है, दूसरा था देवदार, ठीक है। स्टेपी घास स्थल कहाँ पाए? देखो ऊपर अभी आया नहीं है, लेकिन पूछ लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका। स्टेपी घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका, सही बताया है तुमने, लेकिन ये हम पढ़ेंगे बाद में डिटेल में। स्टेपी जो शीतोष्ण घास स्थल था ना, शीतोष्ण वाले को ही स्टेपी बोलते हैं। शीतोष्ण घास स्थल जो थे उसी को स्टेपी बोलते हैं, स्टेपी घास स्थल, ठीक है। उसके बाद जोड़े बनाने हैं तो आप देख लो, हाथी कहाँ पाए जाते हैं? जैतून, जैतून जो सिट्रस वाला था, इसका पहले अगर बनाओ, देवदार हो जाएगा, कांटेदार झाड़ी। देवदार कांटेदार देवदार झाड़ी है। नहीं नहीं। थोड़ी देर पहले ऊपर तो गया है, देवदार क्या था? शंकुधारी। शंकु है ना ये। ऐसे जोड़ सकते हैं हम। नर्म कास्ट होता शंकुत, नर्मकाष्ट पेड़। है। तो इसके बाद जैतून क्या था? सिट्रस फ्रूट होता है, मैंने कल बताया था सिट्रस फ्रूट कहाँ पाए जाते हाँ हैं। हाँ एक हाँ, नींबू वंश का एक फल। नींबू वंश। हाँ, ठीक है। हाथी, हाथी का बताना, ये कंपोस है। एक ये ध्रुव भी कंपोज है क्या है? इसमें जानवर। एग्जाम्पल नहीं, इसमें दे दिया, ऊपर बताया नहीं है। ये घास स्थल का नाम है, ठीक है। कंपोज एक घास स्थल का नाम है, ये हम बाद में इसके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे, अभी ऊपर आया नहीं था ये, ठीक है। ये उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण नहीं है, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। ये कहाँ पाया जाता है? ब्राजील में है, ठीक है।
डाउन क्या है? ये दक्षिण अफ्रीका का घास स्थल है, ठीक है। ये क्या है? जानवर है, ये तो जानवर का एक ही दिया हुआ है, ध्रुव में भी पाया जाता है जानवर, ठीक है। तो ये रह गया डाउन, कहाँ गया? अंटार्कटिका का घास स्थल, कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ है? पर्णपाती जानवर होगा, ध्रुवीय जानवर कोई है नहीं। अंटार्कटिका का अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में कोई घास स्थल नहीं है। कांटेदार झाड़ियों से जोड़ सकते हो, क्योंकि यही रह गया एक, ठीक है। एक तो बच गया, अब कौन सा एक रह बच गया? गया, फर्स्ट हाँ वाला। पहला अच्छा पहला अच्छा, ये वाला बच गया। ये कुछ है, ये मुझे याद नहीं आ रहा ऊपर किस नाम से लिखा हो गया था, ठीक है। वानरस। इसका तो अंटार्कटिका के ये शीतोष्ण ये किसी पेड़ का नाम है शायद, पेड़ का नाम है, तो पेड़ का नाम पे ऊपर देख लेना है। आते वो लोग। ये झाड़ियों वाला, ये मेरे ख्याल से यही झाड़ियां हैं। कुछ ऊपर देखेंगे तो, अगर अभी देखना है तो अभी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चला गया कहीं पे। कांटेदार झाड़ियां, एक मिनट रुको, इसमें कटे। यहाँ पे था कहीं पे। ये था, ये रहा। अभी तो गया था, अब मिल नहीं रहा है। ये रहा, ये देखो, ये रहा वारलस। ये जानवर का नाम है, कहाँ पाया जाता है? ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों का जानवर है ये। सील, वारलस, उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी। ये रहा एक ध्रुवीय जानवर, ठीक है। इसके बाद है अगला चैप्टर, फटाफट स्टार्ट करके खत्म कर देते हैं अगला भी। मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार, ये मानवीय भूगोल में आ गया, ठीक है। अध्याय में पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव जो था भोजन, वस्त्र, आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, ठीक है। लेकिन समय के बीतने के साथ साथ उसने कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन यानी खेती बाड़ी करने लग गया, वो घर बनाने लग गया। घर क्यों बनाता था? खेत बनाने, अगर उसने खेती की है तो अगर बीज बो दिया है तो जब उगेगा तब तक तो वहां उसको रुकना पड़ेगा, जब तक रुकेगा तब तक वहां पे उसको बना के रहना पड़ेगा, तो घर बनाने लगा। यातायात एवं संचार के बेहतर साधन का विकास किया गया बाद में, उसके बाद। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बना लिया, जहां वो रहने लगा उसको अपने अनुकूल बनाने लगा। बस्तियां क्या होती हैं? ये वे स्थान होते हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों और गुफाओं पर निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो एक जगह स्थायी बनाकर रहना आवश्यक हो गया, घर। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ। ज्यादातर लोग कहाँ रहने लगे? नदी घाटियों के आसपास, ताकि उनको पानी की जरूरत भी पूरी हो जाए, क्योंकि वहां पे पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था और भूमि उपजाऊ थी। फिर व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण के साथ विकास के साथ मानव बस्तियां बड़ी होती चली गई। जैसे जैसे वो व्यापार बढ़ता चला गया, मानव बस्तियां बड़ी होती चली गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ फिर धीरे धीरे। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील, यहाँ पे जो सभ्यताएं हैं उनके नाम याद हैं? उसके बाद देखेंगे बस्तियां स्थायी हो सकती है या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों, पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में, क्या होता है पहाड़ों पे, क्या होता है जैसे कि यहाँ पे लोग, जैसे गर्मी पड़ती है तो बहुत ऊंचाई पे लोग अपना जाते हैं, वहां पे कुछ छोटे मोटे घर बनाते हैं और अपने जानवरों को ले जाके वहां चरने देते हैं, ठीक है। जानवरों को ले जाते हैं, जब ये बर्फ पड़ने लगती है तो ये वापस नीचे आ जाते हैं, फिर यहाँ इन बस्तियों में रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बस्तियां अस्थायी होती है। फिर क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, जंगलों में एक जगह जंगल को साफ करके वहां खेती बाड़ी करते हैं, फिर उसको जला के फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं, वहां जंगलों को जला के साफ करके फिर खेती बाड़ी करते हैं, फिर तीसरी जगह जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कई लोग कई तरह से अस्थायी बस्तियां बनाई जाती है कई कारणों से, ठीक है। ठंडे रेगिस्तानों में, पर्वतों में, घने जंगलों में। वे आखेट, संग्रहण और स्थानांतरित कृषि मतलब
बदलते रहते हैं कृषि, हर कभी इस जगह किया, फिर दूसरी जगह किया, फिर दूसरी तीसरी जगह किया, वो इस तरह की कृषि करते हैं। और ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास मतलब ऋतु के अनुसार वो अलग अलग जगह पे प्रवास करते हैं, ठीक है ना, ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आजकल, ज्यादातर बस्तियां क्या है, स्थायी है, ठीक है, और इन बस्तियों के लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। ज्यादातर बस्तियां जो आजकल हैं वो स्थायी रहती हैं, अस्थायी नहीं है, बहुत कम है जो अस्थायी है, ठीक है। अब ऋतु प्रवास वर्ड का मतलब क्या था, लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। कुछ जैसे सर्दी का मौसम आया तो यहाँ रहने लग गए, गर्मी का मौसम आया तो यहाँ रहने लग गए, ठीक है, इस तरह से ऋतु प्रवास हो रहा है, ठीक है। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम के परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं, ठीक है। रेगिस्तानों में क्या होता है, जैसे कि यहाँ कुछ दिन के लिए गए, फिर पशु चारागाह जहाँ मिला वहां कुछ दिन रुके, फिर अपना बोरिया बिस्तरा उठाया, फिर कहीं और चले गए चारागाह ढूंढने में। पर्वतों में भी यही होता है, ठंड में लोग ऊपर चले जाते हैं चारागाहों की तलाश में, फिर जैसी बर्फ गिरने लग जाती है, ठंडा मौसम बढ़ जाता है, फिर वो नीचे आ जाते हैं। इसे ऋतु प्रवास कहते हैं। मैरी का जन्मदिन था, केक काटने के लिए अपने दोस्तों के साथ प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी खांसती हाफती गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक जाम था। ये सब कहानी है यातायात और प्रदूषण को लेके, ठीक है। ये देखो यहाँ से पढ़ते हैं। ऊपर दिए गए संवाद में बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं। कुछ बस्ती होती है ग्रामीण, कुछ होती है शहरी। गांव ग्रामीण बस्ती होती है, गांव जो है वो ग्रामीण बस्ती है जहाँ लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी, पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। वानिकी क्या होता है, वानिकी क्या होता है, जो वानिकी में वन होता है, वन है ना, वानिकी का मतलब वन से रिलेटेड है, जंगल से। तो पेड़ पौधे उगा, जैसे एक होता है जमीन पे खेती करना, दूसरा होता है पेड़ पौधे उगाना, पेड़ उगाना, ठीक है, तो ये वानिकी में आता है, ठीक है। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है, ठीक है। ग्रामीण बस्तियां तो बहुत घनी हो सकती है या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर आसपास बने होते हैं। जो सघन बस्तियां होती हैं, ये देखिए सघन बस्ती है, इसमें घर कितने आसपास हैं, ठीक है, बिल्कुल पास पास रहेंगे। ये नीचे वाली जो है प्रकीर्ण बस्तियां हैं, प्रकीर्ण बस्ती है, यहाँ देखो घर दूर दूर है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये दूर दूर घर है। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः, प्रकीर्ण बस्तियां मुख्यतः कहाँ बनती है, प्राकृतिक पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगलों में, या अति विषम जलवायु, जहाँ जलवायु थोड़ी सी बहुत विषम है, ठीक है, अति विषम है, बहुत ज्यादा विषम जलवायु है, वहां होते हैं ये प्रकीर्ण बस्तियां। तो आप बस्तियों के नाम याद कर लो, सघन बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल बनाएंगे, ठीक है। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जो छत होती है वो ढाल वाली होती है ताकि पानी रुके नहीं, ठीक है। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वह ऊंचे प्लेटफॉर्म या स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। मतलब इस तरह घर बनाए जाते हैं, इस तरह से, जहां अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा पानी जमा होता है तो इस तरह से घर बनाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में वातावरण के अनुकूल ही, जैसे जिस तरह का वातावरण होगा उसके अनुकूल घर बनेगा, ठीक है। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं ताकि गर्मी कम रहे। जिनकी छतें फूस की बनी होती है, जो मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर होते हैं उनकी छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री क्या होता है, पंखड़, पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तीर्ण आदि इसका उपयोग करते हैं। गाँव के लिए बता रहा है। नगरीय बस्ती में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। जो छोटे होते हैं बस्ती उन्हें नगर कहते हैं, जो बड़े होती बस्तियां उन्हें शहर कहा जाता है। और इसका निर्माण और नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में कार्यरत रहते हैं। और नाम लिखने के लिए बोल रहा है। उसके बाद है परिवहन। तो अभी तक दो तरह की बस्तियां पढ़ी आपने, शहरी और ग्रामीण। ग्रामीण में दो तरह की थी, सघन और प्रकीर्ण, ठीक है। उसके बाद है परिवहन। परिवहन लोगों एवं सामान को आवागमन का साधन है। परिवहन क्या है, लोगों के लिए और सामान के लिए ले जाने ले आने का साधन है। पुराने समय में अत्यधिक दूरी तय करने के लिए अधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे। सामान ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज के बाद इसमें बहुत बड़ा वो आया, परिवर्तन आया, परिवहन आसान हो गया। देखो कई तरह के खोज जो है उसने बहुत बदलाव किए। पहला था आग का खोज, ठीक है, फिर था खेती, फिर था क्या था, पहिया। ये कुछ ऐसे खोज थे जो आज के टाइम में हमें बहुत नॉर्मल लगते हैं, लेकिन जब खोज हुआ था उसके बाद
बहुत बड़ा बदलाव हो गया इसकी वजह से। तो पहिए की खोज के बाद परिवहन आसान हो गया। समय के साथ साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास हुआ, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग कहीं कहीं करते हैं। ठीक है, अब इसे क्या कहते हैं, क्या बर्फ के बने आवास कहाँ पाए जाते हैं? इनको क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाएंगे? बर्फीले टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं सब। हमारे देश में सामान्यतः कौन से जानवर होते हैं जो सामान्य होते हैं? गधा, खच्चर, बैल, ऊंट, इनका उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वतों में क्षेत्रों में लामा का उपयोग करते हैं। लामा एक जानवर है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के एंडीज क्षेत्र में लामा का उपयोग किया जाता है। उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। ठीक है, प्रारंभ में अन्य देशों में व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लगते थे। व्यापारी जो दूसरे देशों से आते हैं उनको ज्यादा टाइम लगता था। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा के परिवहन को द्रुत बना दिया। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा केवल 6 से 8 घंटे में हो जाती है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय और ऊर्जा की बचत करते हैं। ठीक है, परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं: सड़क, रेल, जल मार्ग और वायु मार्ग। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। सड़क मार्ग क्या है? कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला मार्ग जो है वो सड़क है। ठीक है, कम दूरी अगर है तो सबसे ज्यादा सड़क का उपयोग किया जाता है। अब ऐसा नहीं ना पटना से गया जाना तो आपको वायु मार्ग से जाओगे, ऐसा नहीं होता। तो ज्यादातर सड़क मार्ग का यूज किया जाता है। ठीक है, सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा होता है। मैदानी क्षेत्र में सड़कों का घना जाल बिछा होता है। मरुस्थल और वनों और ऊंचे पर्वतों जैसे स्थान पर भी सड़कें बनी होती हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग, ये याद करना, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। ठीक है, में से एक है, सड़क मार्गों में से एक है। सबसे ऊंचा नहीं है लेकिन सबसे ऊंचे में से एक है। ठीक है, भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग कहते हैं। सबवे जो भूमि के नीचे होते हैं उन्हें सबवे कहते हैं, भूमिगत मार्ग कहते हैं। ठीक है, फ्लाईओवर क्या होता है? भूमि के ऊपर बनाया जाता है। उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं, जो ऊपर संरचना है उसके ऊपर बनाई जाती है। तो उसके बाद है रेल मार्ग। ये क्या चला गया ऊपर? ठीक है, फिर है रेल मार्ग। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से कम खर्च में लोग आवागमन भारी सामान ढोते हैं। वाष्प के ईंधन की खोज, जब इस इंजन की खोज हुई थी, वाष्प के इंजन की खोज हुई थी एवं औद्योगिक क्रांति जब हुई थी, उसने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान करी। डीजल और विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प इंजनों को बदल स्थान ले लिया। पहले क्या था, रेलगाड़ी जो बनी थी तो किससे चलती थी? वाष्प इंजन से चलती थी। वाष्प के इंजन होते थे, वाष्प। फिर क्या हुआ? डीजल आया, डीजल इंजन बना। अब क्या है? अब बिजली वाले इंजन, विद्युत इंजन बन गए हैं। ठीक है, विद्युत इंजन बन गए हैं। इस तरह से धीरे धीरे बदलाव आया है रेल परिवहन में। सुपर फास्ट रेलगाड़ियों के सुपर फास्ट ने परिवहन को और तीव्र गति और तीव्र हो गई है। मैदानी क्षेत्रों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला होता है। मैदानी क्षेत्रों में परिवहन का साधन बनाना आसान होता है। सड़कें बिछाना, रेल बिछाना। इसीलिए यहाँ जो मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है ना, यहाँ पे पॉपुलेशन यानी जनसंख्या ज्यादा होती है, घनत्व। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल ने से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग पहुंचा दिया गया है, लेकिन इनकी संख्या, दुर्गम स्थानों पर रेल मार्गों की संख्या काफी कम है। भारतीय रेल मार्ग का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा रेल मार्ग है। इनका जो रेल मार्ग है सबसे बड़ा रेल मार्ग है एशिया का। फिर यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, जाइंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी जो है समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। ठीक है, 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा